धांधली हुई है, हमें धांधली करने वाला भी मालूम है, और वो जो नामालूम है वो हम सबको मालूम है। अगर आपको सियासत करनी है आए वर्दियां उतार के आए। इन कठपुतलियों से आप जरूर हिसाब लेंगे, मगर इन कठपुतलियों के पीछे जो है उससे भी आप हिसाब लेंगे। नालायक और नाअहल पाकिस्तान की बस चला रहा है। 2 सेलेक्टर्स मिलकर पूरी कुव्वत के साथ उस बस को धिक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो बस चलने का नाम नहीं ले रही है। ये अपने लिए एक रास्ता मांग रहे हैं, ठीक है, अगर इनको रास्ता चाहिए वो हम इनको दे देंगे। हम एनआरओ की बात नहीं कर रहे, वो इनको कभी इमरान खान नहीं देगा। हर अदारा, हर फर्द जो है वो अपनी आईनी हदूद में रह के काम करेगा। हम इन तिलों का तेल देखना चाहते हैं। जिसने जहां कानून हाथ में लिया, फिलफौर कानून वहां हरकत में आएगा। अगर हुकूमत ने अपनी मुदाखलत जो है वो जारी रखी तो फिर इससे कोई हादसा, कोई तसादम हो सकता है। अपोजिशन के अगर कोई मसाइल हैं, बैठना चाहते हैं तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर दी है, लेकिन इससे हमारी कमजोरी भी ना समझा जाए। सफ़े अव्वल के लीडर गिरफ्तार होंगे तो सफ़े दोम के लीडर सामने आएंगे। जो भी काम होगा कानून के मुताबिक होगा। हमारी तो यही सबसे गुजारिश है कि इस तरह के काम न करें। पाकिस्तान की आवाम इनको मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। ये सियासी सौदागर अगर कमार बाजार लगाना चाहते हैं, बड़े शौक से लगाएं, कोई मदाखलत नहीं है। इमरान खान नाअहल, नाकाम और करप्ट हुक्मरान का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। वफा करोगे हम वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट। मैं मोहम्मद मालिक। लगता है ऐसे जैसे जिसको वो इंडियन फिल्मों में कहते हैं ना, युद्ध, महायुद्ध सेट हो गया। कल शायद कोई इंकलाब आ रहा है। PMLN कहती है कि ताबूत में आखिरी कील है और ये गवर्नमेंट फारग। गवर्नमेंट कहती है कि फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, एक बहुत ज़बरदस्त माहौल बन गया है और एक्सपेक्टेशंस अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा बना दी हैं। गवर्नमेंट के भी कुछ मिस सिग्नल्स आते हैं। कुछ लोग उनमें से, जब फवाद चौधरी जैसे हार्ड लाइनर भी कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, दोनों तरफ से काबिल एतमाद जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। अपोजिशन की मरियम नवाज़ कहती हैं कि नवाज लीग को पैगाम मिला, 2 वफाकी वज़रा की तरफ से आया, एक मैसेज आया कि बातचीत करें। हमने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। आज सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि जी अपोजिशन हमारे से बात करना चाह रही है। बार बार पैगाम भेजे जा रहे हैं वज़ीर आज़म को, शाह महमूद कुरैशी को 3 मुतालबात लिखकर तहरीरी तौर पर भी भेजे हैं। और कि कहा जा रहा है 99 से पहले के मुकदमात माफ़ कर दें, XYZ। दोनों तरफ से बयानात हो रहे हैं। और अगर दोनों साइड इंटरेस्टेड हैं तो बातचीत क्यों नहीं हो रही? कल के जलसे पे बहुत ज़्यादा आंखें। कल क्या नवाज शरीफ साहब बात करेंगे? क्या और आग भड़केगी? क्या इसके बाद लॉन्ग मार्च होगा? और सर सुना अभी तक खबर ये है कि लॉन्ग मार्च पे तो सारे एग्री करते हैं अपोजिशन वाले, लेकिन धरने के ऊपर इख्तलाफात हैं। और एज़ वी स्पीक अभी तक फैसला लॉन्ग मार्च का तो है, लेकिन धरने के ऊपर इख्तलाफात हैं। बहुत सी बातें तमाम चीज़ों का। साथ ही इस तमाम मसले के अंदर एक बहुत बड़ा चार्ज भी गुम गया जब वफाकी वज़ीर अली मीन गंडापुर साहब ने एक बड़ी चार्जशीट पढ़ी मौलाना फजल रहमान पे, जो PDM के चेयरमैन हैं। और जायदादों के ऊपर तो हम सबकी सुनते रहते हैं, उन्होंने काफ़ी लंबी पाकिस्तान और दुबई की जायदादों की लिस्ट थी। लेकिन जो सीरियस इससे बड़ा इल्ज़ाम था, उन्होंने कहा कि इनकी अजीत डोवल से मुलाकात हुई, MI6 ने ऑर्गेनाइज शायद करवाई। और अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं भारत के, और बहुत ही उनको नफ़रत है पाकिस्तान और मुसलमानों से, दोनों से, उनसे मुलाकात की। और इनके साथ JUI हिंद के जो से सबरात है मौलाना बदनी, वो भी शामिल थे। अभी तक हमने इस पर JUIF का मौक़िफ़ नहीं सुना, आज लेने की कोशिश करेंगे। अनफॉर्चुनेटली गंडापुर साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी पे बहुत से सवालात उठते हैं। इनको सीरियस लेना भी इवन फॉर अ प्रोफेशनल लाइक मी ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि इनकी बोतलों में शहद बन जाता है। और फिर वैसे भी जो बातें करते रहे, इन्होंने तो उसको इंडियन एजेंट जो पकड़ा हुआ है भूषण, उसको भी वापस भिजवा दिया था। क्या इनकी क्रेडिबिलिटी के क्वेश्चन के ऊपर से इतना सीरियस इल्ज़ाम बिल्कुल नहीं सीरियसली लिया जा रहा है? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन 3-4 मेरे सवालात हैं आज के अपने पार्टिसिपेंट से, उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको बता दूं। एक तो ये कि कल के जलसे के बाद क्या होगा? क्या इस मुल्क में इंकलाब आ रहा है? क्या गवर्नमेंट गिरेगी? क्या गवर्नमेंट हिलेगी?
क्या गवर्नमेंट जो अभी तक प्रेशर अपोजिशन ने बनाया, और अगर कल ये बहुत बड़ा जलसा करते हैं तो क्या इसके बाद ये इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान में कोई दरारें डाल सकेंगे? क्या एक पेस को दरमियान से फाड़ सकेंगे? इस पर बात होगी। और क्या ये फ़ौजी क़यादत पे ख़ुद अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर से दबाव बढ़ा पाएंगे, ये भी बात हम करेंगे इस पर। और क्या रेजिग्नेशंस का जो बार बार धमकी होती है, क्या पीपल्स पार्टी वाकई रिज़ाइन करेगी कि नहीं करेगी, तो क्या होगा? बहुत से क्वेश्चंस हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शफकत महमूद साहब, फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। थैंक यू शफकत। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन नवाज रांझा साहब, सीनियर लीडर PMLN और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और रांझा साहब का मैं बता दूँ, अभी इन्हीं की पटिशन थी जिसकी वजह से हफीज़ शेख साहब को शुक्रगुजार होना चाहिए कि गवर्नमेंट को उनको वज़ीर बनाना पड़ा, और वो 6 माह रह सकती हैं वज़ीर, उसके बाद सेनेटर इलेक्ट हो जाएंगे। बाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ये एडवाइज़र्स वगैरह इनको भी देखते हैं क्या होता है। हमें ज्वाइन किया अब्दुल कादिर पटेल साहब ने, मेंबर नेशनल असेंबली पीपल्स पार्टी के, और हम बाद में JUI से भी बात करेंगे और उनका मौक़िफ़ लेंगे। लेट मी स्टार्ट विद शफकत, आपके साथ। कल इंकलाब आ रहा है। कल जलसा होगा, अच्छा भी हो सकता है। हमने खुद बड़े जलसे किए मीनारे पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कि इन पिछले 10 सालों में जितने जलसे मीनारे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने किए हैं, किसी ने नहीं किए, और बहुत बड़े बड़े जलसे किए। तो ये भी कर लें। और कल 13 है, फिर 14 तारीख भी आ जाएगी, और हम भी यहाँ होंगे और आप भी, और हम टॉक शो में आपके साथ बैठे होंगे, तजिए कर रहे होंगे। इनकलाब कुछ लोगों के जहन में शायद जो अपोजिशन के हैं वो समझेंगे कि शायद इनकलाब आ गया। हो सकता है आपके कुछ दोस्त भी समझेंगे इनकलाब आ गया, लेकिन कोई इनकलाब नहीं होगा। शफकत, बुराई क्या है? अगर आप अपोजिशन को दावत के लिए बुलाते हैं, बात करते हैं, तो बुराई क्या है? इसमें क्या ईगोज हैं, वैनिटी है, इशू क्या है? क्यों नहीं बात कर सकते आप? नहीं, तो मेरा ख्याल है कि हमने प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, आपको पता है कि जिस दिन सियालकोट गए हैं उस दिन उन्होंने कहा कि NRO के अलावा हम बाकी इश्यूज पे बात करने के लिए तैयार हैं। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने जब तकरीर की थी इलेक्टोरल रिफॉर्म की, तो उन्होंने कहा था कि इस मामले पे हम अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार हैं। कोरोना का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जिसको ये इनकी बेहिसी है, कि इनको बेपरवाही है कि लोग जो इन्हीं के सपोर्टर हैं कि उनको बीमारी होती है या नहीं होती, तो उसके बारे में भी स्पीकर ने दावत दी थी, और सारी अपोजिशन को उसमें भी नहीं आए। तो हमें तो बात करने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये मुझे बताएं, आप लोग ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड क्यों करते रहते हैं? मैं अभी कहेंगे तो मैं आपको सुना दूंगा। पहले मुल्तान में गर्जी बरसी आपकी फिरदौस आशिक अवान साहिबा, रियासत की रिट को ये नहीं होगा वो नहीं होगा। फिर हमने मुल्तान में देखा वो स्टेडियम के ताले भी टूटे, लोग भी आए, और रिट को गवर्नमेंट की अपनी नालायकियों ने ख़राब किया। अब लाहौर में फिर वो तड़ियाँ लगाती फिर रही हैं। जहाँ ये हुआ कानून हरकत में आएगा, मीनारे पाकिस्तान के भी ताले तोड़वा दिए हैं। आप लोग फैसला क्यों नहीं करते? अगर इजाज़त टेक्निकली नहीं देनी तो फिर बाकी ऑब्स्ट्रक्शंस क्यों करते हैं? DJ बट उठाया जाता है, वो कड़ाई वाले पे केस बन जाता है। ये बचकाना हरकतें गवर्नमेंट क्यों कर रही है? देखिए मालिक, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि जो NCOC के डायरेक्शंस है उसके खिलाफ वर्जी है। जो खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं, और कानूनी कार्रवाई होगी। बाकी कोई रुकावट नहीं है। इनकी बड़ी ख्वाहिश है, शदीद ख्वाहिश है कि कोई ऐसा तमाशा बने जिसकी वजह से ये साबित कर सकें कि जनाब हमारा तो जलसा बड़ा कमाल का होना था, लेकिन क्योंकि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। हम कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल बड़े शौक से जाएं, मीनारे पाकिस्तान में जलसा करें, लेकिन ये खिलाफ वर्जी है। ये जो पाकिस्तान की जो इस वक्त चैलेंज है बीमारी का, उसके लिए बेहिसी है और अवाम के साथ बेदर्दी है। इसलिए हम अपनी कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे, लेकिन रोकेगा कोई नहीं। चले मैं मोहसिन नवाज रांझे से बात कर लूँ। मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहसिन, कल जलसा होता है, भर लोगे आप। चलो नेशनल असेंबली की 14 में से लाहौर की 11 सीटें आपकी हैं, प्रोविंशियल असेंबली की 30 में से 21 आपकी हैं, 7 सियालकोट, गुजरांवाला, कसूर, सारा सेंट्रल पंजाब आप लोगों का। तो इसलिए स्टेडियम भरना तो कोई मसला नहीं होगा। चले भर लिया कल स्टेडियम। वैसे मैं अभी एक फ़िगर देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरी रिसर्च टीम ने दिया। उन्होंने कहा कि जब मरहूम खादिम रिजवी साहब का जनाजा हुआ, उनके टोटल पंजाब में 19 लाख वोट थे, आप लोगों के तकरीबन 1 करोड़ प्लस थे।
तो 19 लाख वाली एक मुर्दा हस्ती के लोगों ने आके मीनार पाकिस्तान भर दिया, तो अगर 11 जिंदा जमातें भर देंगी तो कौन सी क़यामत आएगी? तो अगर भर दिया तो फिर इसके बाद क्या होगा? व्हाट डज इट मीन रियली? क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए मालिक साहब, भरना मैं समझता हूँ कि मीनार पाकिस्तान को माजी में भी जलसे हो चुके हैं, और मीनार पाकिस्तान जो है उसको एक सिंबॉलिक उसकी वैल्यू है। तहरीकें जो हैं, कई तहरीकों में मीनार पाकिस्तान का जो एक वजूद रहा है वो इस तरह का ही रहा है कि एक तहरीक की शुरुआत वहाँ से हुई है या तहरीक का इख्तिताम वहाँ पे हुआ है, तो इसकी एक वैल्यू है। तो उस हिसाब से अगर देखें, जलसे तो हम हर शहर में ही बड़े बड़े कर रहे हैं, और ये एक सिंबॉलिक था बिकॉज हुकूमत ने कई दफ़ा, जिस तरह आपने खुद कहा कि आप जिस तरह बचगाना हरकतें करके इन्होंने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बना दिया, और अब इनको ये पता तो लग गया है कि जलसा तो होगा। अब उसके लिए इनके शायद कहीं पे सेंस प्रिवेल कर गई है, जिसकी वजह से इन्होंने डिसीजन किया है कि हम नहीं रोकें। नहीं, जलसा तो मोहसिन होगा, उसमें कोई शक नहीं है, बड़ा भी होगा, उसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बाद फिर क्या है? फिर क्या रैली? मेरी इत्तला ये है कि धरने पे इख्तलाफात हैं, शायद आपका एक लॉन्ग मार्च भी हो जाए। वेयर डज इट टेक यू? देखिए, अभी इसमें फैक्टर ये भी हैं कि गवर्नमेंट के साथ जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास टाइम है, और हमने एक मोमेंटम जो है उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको डेवलप किया है। गवर्नमेंट को गिराना जो होता है वो कई दफ़ा नहीं होता है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन भी सेट करना कई दफ़ा होता है, लेकिन आप जब बात करते हैं तो आपका जो टोन होती है, जो आपकी कॉल होती है, वो गवर्नमेंट को घर भेजने वाली भी होती है, और उसके बीच में आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपका ये एक ख्याल ये है कि मियाँ साहब ये चाहते हैं कि इतना प्रेशर करा दिया जाए कि या तो कोर कमांडर मजबूर करें आर्मी चीफ को कि भैया आप कोई इसमें बातचीत करें, मियाँ समझाएं इमरान खान को, या मियाँ साहब से बात करें, और अगर दोनों नहीं समझते तो दोनों को आप फारग करें। क्या आप इतना प्रेशर क्रिएट कर लेंगे कि आर्मी क़यादत को अपनी फ़िक्र पड़ जाए, या मजबूर हों कि वो सिस्टम ही सारा रैप अप कर दें? क्योंकि केओस के अंदर से भी एक नया निज़ाम निकलता है ना, तो इस निज़ाम में तो आपकी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, तो क्या आप एक टोटल केओस से लाना चाहते हैं निज़ाम नया? मालिक साहब, मैं आपको एक बड़ी एक्चुअल बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान की आवाम का जो शऊर है, यकीन मानिए, मैं आज अपने MNAs और MPs कोलीग्स को कह रहा था कि इन जलसों में अगर आप में से कोई पीछे रहेगा तो आवाम आपसे आपके हल्के की आगे निकल जाएगी, क्योंकि आवाम जो है उसका शऊर का जो लेवल है विद दिस सोशल मीडिया, विद दिस साइबर वर्ल्ड, बहुत ऊपर चला गया है। आवाम एक एक इशू के ऊपर इस वक्त इस तरह से वाकिफ है मामलात के ऊपर कि उनको पता है कि कौन क्या कुछ करवा रहा है। आपने रजा याद हिराज साहब का एक टॉक शो सुना होगा कुछ दिन पहले, जिसमें रजा याद हिराज कौन है? रजा याद हिराज वो ग्रुप लीड कर रहा था जिसमें जब डिफेक्शन हुई थी और जो लोग पार्टी छोड़ के, मुस्लिम लीग नून को छोड़ के उस वक्त तहरीक इंसाफ की टिकटों पे इलेक्शन लड़े थे, ये उसके रूए रवा थे। और रजा याद हिराज जो आज अवाम में, मुल्तान में या खानेवाल में बैठे हुए हैं और वो ये समझ गए हैं कि पाकिस्तान की अवाम की पल्स किस तरफ जा रही है, तो जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जो लोग उस सर्कल का हिस्सा है जहां पर ये चीजें डिस्कस हो रही हैं, तो उन तक भी अवाम की पल्स जा रही है, पता उनको भी है कि किस तरफ सारी बात चली हुई है। अब बस बात ये है कि सेंसिबली चीजों को वर्कआउट किया जाए ताकि इसमें मुल्क जो है उसकी डायरेक्ट वो क्या है। वो बिफोर आई गो टू पटेल साहब, आप लोग क्या समझते, आप लोग प्राइम मिनिस्टर से बात करने पे आप तैयार नहीं हैं, आर्मी चीफ आपको बुरा लगता है, DGISI के आप खिलाफ हैं, चीफ जस्टिस उस बेंच में थे जिन्होंने फैसला दिया नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, आप कहते हैं अदलिया भी इनके नीचे लगी हुई है, तो आपने बात करनी किससे है? नहीं, देखिए अदलिया की बात ठीक है, एक हमें तहफ़्फ़ुज़ात होंगे फैसलों पे, लेकिन सारी अदलिया के बारे में ये बात नहीं है। और इस तरह से वुकला की बार काउंसिल वगैरह भी मौजूद हैं, और हमारा ये भी सवाल, हमारे अदारा जो है, हमारा बड़ा काबिल एहतराम अदारा है फौज का, उसमें भी सब लोगों की के ऊपर ये बात ही नहीं है। बहुत वहाँ पे डिग्निटी वाले लोग बैठे हुए, और हम समझते हैं कि तो एक काम करें, जिस तरह आपने आइडेंटिफाई कर दिए 2 लोग जो आपके नज़दीक जिन्होंने इलेक्शन चुराया, डिग्निटी वाले नहीं थे, तो फिर हमें उनके भी नाम बता दें जिनको आप डिग्निटी वाला समझते हैं,
ताकि हम भी फिर ये ना समझें कि आप सारी फौज के खिलाफ बोलते हैं। अफसोस की बात है। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये बात आपको वाज़ह करता चलूँ कि मैंने एक बात आपको हाईलाइट ये की है कि डिग्निटी, हर अदारे में डिग्निफाइड लोग मौजूद है, और ये कहना कि सारा अदारा इस तरह का है और हमें इत्मीनान नहीं है, ये भी गलत है। शफकत क्विकली आप कुछ कह रहे थे, फिर मैंने पटेल साहब के पास मैं ये कह रहा था कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मोहसिन ने चीफ जस्टिस को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और DGISI के बारे में नाज़िम इस्तेमाल किए हैं कि जैसे वो कि जो और लोग डिग्निटी वाले हैं। ये क्या आप सियासत करें हमारे साथ करें, आप सियासत करें हमारे साथ करें, आप हमें बुरा बुरहान के बारे में इस किस्म की बातें ना करें। मैं एक बात करना चाहूंगा यहाँ पे प्लीज क्विकली। जी, मैंने हमेशा से ये इमरान खान की आदत रही है और आज शफकत साहब ने भी वही काम किया है कि मुझसे अगर DGISI इस्तीफा मांगेगा तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। कौन होता है DGISI मुझसे इस्तीफा मांगने वाला? मेरी गुफ्तगू में मैंने DGISI आप कह रहे हैं कि और लोग हैं चीफ जस्टिस के अलावा भी लोग हैं जो बेसिकली ये मालिक साहब कहते हैं ना, सुनावा दीन और तिलाखा नो, ये PTI ये करती है, अंदर से इनको पता है कि इनके साथ क्या हो रहा है, और ये वो मुद्दा पटेल साहब इधर तो वापस आते हैं दोनों की तरफ। ये मुझे बताएं, बड़े सवाल उठ रहे हैं, वो हैं आपकी क़यादत के बारे में पीपल्स पार्टी में। वो कहते हैं बाकी सब ठीक है, इन्होंने प्रोविंशियल असेंबली से रिज़ाइन नहीं करना, ये इनकी पावर सीट है, हर चीज़ का वहाँ के फ़वायद हैं, हुकूमत है, सब कुछ है, और एंड में आखिरी मौके पर इन्होंने दाएँ का इंडिकेटर दे के बाएँ का टर्न काट लेना। कैसे यकीन दिलाएंगे लोगों को कि आप लोग सारा रास्ता कटे जाएंगे? देखिए, ये मालिक साहब ख्वाहिश हो सकती है जिसको ख़बर बनाया जा रहा है। वैसे कोई नजूमी या ज्योतिषी ये बात कर सकता है कि जी आगे ये होगा, उसके बाद ये होगा और फिर ये होगा। ना मैं नजूमी हूँ, ना मैं ज्योतिषी हूँ, लेकिन इस बात पर मैं क्लियर हूँ कि हमारी पार्टी ये फ़ैसला कर चुकी है कि वो PDM के साथ हर हद तक जाएगी इस जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, इस महंगाई और उस बर्बादी के ख़िलाफ़ जो इस हुकूमत ने बर्पा की हुई है। आपने भी कुछ देर पहले ज़िक्र किया और शायद ये तासुर देने की कोशिश की आपने भी और शफकत साहब ने भी कि जी जलसा होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर जलसा होगा तो रैली हो जाएगी तो फिर क्या होगा। तो मेरा तो सवाल था कादर भाई, मेरा सवाल था, तासुर नहीं था, सवाल था, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। ये एक वक्त में इमरान खान साहब कहते थे ना कि ये चंद लोग अगर जमा होकर कह देंगे ना कि गो इमरान गो, मैं चला जाऊँगा। जनाब आप गुजरांवाला से लेकर कराची और कराची से लेकर कोयटा और कोयटा से लेकर लाहौर में लाखों लोग चीख कर कह रहे हैं कि गो इमरान गो। वो इमरान खान कहाँ गया जो कहता था कि मुझे चंद लोग कह देंगे तो मैं चला जाऊँगा। अच्छा, फिर आती है बात, आप कहते हैं कि जी बातचीत। हम तीनों एक ही पार्लियामेंट के मेंबर हैं, एक ही छत के नीचे बैठते हैं। हमने इन सारे मौक़ों पर, पुलवामा हुआ, उसके बाद बालाकोट हुआ, कोरोना हुआ, हमने खुद और भी मौके आए जब ये मसले हुए, हमने खुद फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुकूमत को कहा कि आए मिल बैठे, ये कौमी मसाइल हैं। लेकिन इनकी नौज़ुबिल्लाह जो फ़िरौनियत है वो इस तरह की है कि बस नहीं जी हमने तो सब कुछ जी हमारे हाथ में। और जो आखिरी बात जिस पे ज़्यादा डिस्कस हुई, मैं समझता हूँ, देखिए इदारों को दरमियान में लाने की जो सियासत है वो PTI ने शुरू की। मैं आपको 100 मिसालें ऐसी दे सकता हूँ जिस पे PTI के मुख्तलिफ वज़ीर जो हर 5 मिनट में कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हर वज़ीर कर रहा होता है, तो वो ये कहता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी है। वो दरमियान में इस्टेब्लिशमेंट को खुद लाते हैं और मौजूए बहस बनाते हैं, जबकि इस तरह नहीं होना चाहिए। उनकी बात ठीक है शफकत साहब की कि आप सियासत करें, हम सियासत ही कर रहे हैं ना, हम पब्लिक में पावर शो कर रहे हैं। मोमेंटम बन चुका है, आप देख रहे हैं कराची, गुजरांवाला, कोयटा, लाहौर, और आप कहते हैं कि जी हमें कोई परेशानी नहीं। साहब जब आप जब टॉप PDM के टॉप लीडर्स ये कहते हैं कि हमारा झगड़ा इमरान से नहीं है, हमारा झगड़ा इनके लाने वालों का है, और फिर उसमें वो नाम लेते हैं अफसरान का, टॉप लीडरशिप का, टॉप जुडिशरी के जो सा टॉप आपके आदमी हैं उनके बारे में कहते हैं कि इन लोगों ने फैसले दे दिए इन लोगों के कहने के ऊपर, तो फिर तो आपने तो खुद बाय नेम आपने टॉप जो इस मुल्क के इदारे हैं उनके टॉप जो हेड्स हैं
उनको आप लोगों ने गंदा किया, तो आप किस तरह मिला सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं आपने नहीं किया? मालिक साहब मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। देखिए, मैं सिर्फ अपनी लीडरशिप और अपने कहे हुए का जवाब दूं। पीडीएम में जितनी भी जमातें हैं वो हम वैसे भी नजरियाती तौर पर बहुत सारे आपस में भी हमारी इख्तलाफात रहे हैं और शायद आइंदा भी रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम हम एक इशू पर इकट्ठे हैं कि ये जुल्म और ज्यादती की और ये नाअहल हुकूमत अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकती। अभी 1.5 महीना पहले ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जरदारी साहब पे बिल्कुल उनको एतबार नहीं है। वो कहते हैं ये दाएं की दिखा के उल्टा चले जाएंगे, और जिसपे नवाज शरीफ साहब को बयान देना पड़ा कि नहीं वो हमारे पार्टनर सब कुछ। अब इतने सीनियर लोग, अगर आपका इस लेवल पे एतबार नहीं है तो फिर कैसे चलेगी बात आगे? जनाब, इतने बड़े जलसे आपको एतबार दिखाने के लिए काफी नहीं है कि हम एक साथ मिलके कह रहे हैं। आप एक बयान को लेकर बैठ गए, आप लोग वो लाखों लोग नहीं देख रहे जो दोनों जमातें मिलकर जमा कर रही हैं। मैं हैरान हूं इस बात पे। तो हम तो लीडर्स की बात पे जाते हैं ना, लाखों लोगों की कौन सुनता है? जो मरियम नवाज कहती हैं वही बयानिया बनता है, जो बिलावल भुट्टो कहते हैं वही बयानिया बनता है। वो लाखों लोग जो आपके जुलूस में वो नारे मारते हैं। आपने देखा होगा कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो साहब की जो सियासी कुर्बत है वो भी आप उसकी पे रोशनी डालें कि वो कितनी तेजी से और कितनी पॉजिटिव जी आगे बढ़ रही है, जरा उसको भी दिखा दें। तो शफकत महमूद से पूछते हैं। शफकत महमूद, आप ये बताइए, ये जो सियासी कुर्बत बतौर कादर पटेल साहब दोनों लीडरान की है, तो इसमें क्या है? व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम? बिकॉज कल तक तो हम वो, आई डोंट वांट टू बोर माय ऑडियंस के मैं दिखाता मियाँ साहब क्या कहते थे भुट्टोस के बारे में, भुट्टो जी के बारे में क्या कहते थे, वो सब ने हम थक गए हैं चला चला के। अब कॉमनैलिटी क्या है? वो तो शेख रशीद साहब के बारे में जो इमरान खान एग्जैक्टली वो तो सब ने एक दूसरे के बारे में कहा है ना। सब लफ्ज जो से हैं उनके अब गले पड़े हुए हैं, चाहे वो इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी है। और हम अवाम को कहा जाता है जी सियासत है, उससे उसकी वजह से ही सियासत गंदी हुई है ना। एनीवे शफकत, देखें मालिक, जाती पसंद नापसंद हो सकती है, लीडर्स एक दूसरे को पसंद भी कर सकते हैं, एक दूसरे को नापसंद भी कर सकते हैं, लेकिन असल बात तो मफादात की होती है। और मफादात के ऊपर अगर हम आंगी हो तो बात आगे चलती है, अगर मफादात में हम आंगी ना हो तो फिर बात आगे नहीं चलती। पीपल्स पार्टी के और PMLN के मफादात में कोई हम आंगी नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है एक सूबे में हुकूमत कर रही है, उसका स्टेक है सिस्टम में। पीपल्स पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं नेशनल असेंबली में वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो अगर इस नून लीग की लाइन पर चलती है तो उनको अपनी गवर्नमेंट भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और किस लिए? इसलिए ये मफादात में मुझे लगता है कि फिर दूसरी बात ये है कि इस वक्त, लेकिन शफकत आप जितनी सॉरी आप बात खत्म कर ले, फिर मैं पूछता हूँ। मैं खत्म कर लूँ। जी दूसरे में तजिया कर रहा था। दूसरा ये कि पंजाब में इस वक्त मुकाबला है PMLN और PTI का, और पीपल्स पार्टी अपनी जगह बनाना चाहती है, तो उसमें भी फिर नून लीग के साथ कोई हमांगी जो है वो नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि ये जो आपको ऑप्टिक्स नजर आते हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे इख्तलाफात हैं, और मुझे नजर नहीं आता कि पीपल्स पार्टी जो है। लेकिन आप एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर ये मिस कैलकुलेशन हो गई जिसमें आप लोग तमाम जितने मैं PTI के लोगों से मिलता हूँ कन्विंस्ड हैं कि PPP रिजाइन नहीं करेगी। अगर PPP रिजाइन करती है या अगर नहीं भी करती, अगर आपके 80-90 लोग PMLN के रिजाइन कर देते हैं, प्रोविंशियल असेंबली से रिजाइन कर देते हैं, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम तो है। ये सेनेट की छोड़ दें इलेक्शन, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 80-90 सीट्स खाली हो जाती नेशनल असेंबली की, 100-150 हो जाती हैं प्रोविंशियल्स की, तो क्राइसिस तो है आपके हाथ में। देखिए मालिक, नई रियलिटीज होती हैं, और नई रियलिटीज जब तो जो कि पहले नहीं हुई होती हैं उसके बारे में फीलिंग होती है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये नई रियलिटी होगी अगर ये रिजाइन करते हैं, और एक्चुअली रिजाइन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इनके लोगों ने जो है अपने एप्लीकेशंस में नाम जो है अपने लीडर का लिखा है, स्पीकर का नहीं लिखा। लेकिन लेट्स से अस्यूम कर लें कि PMLN के 70-80 लोग जो है वो रिजाइन कर देते हैं, तो हम इलेक्शन कराएंगे, और अब आप कहेंगे कि जी पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ पहले, लेकिन होगा, अभी इस दफा होगा। और अगर प्रोविंशियल असेंबली में रिजाइन है कि पहले जो इनके टॉप लीडर हैं उनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करके पहले वहां इलेक्शन कराएं। मकसद ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो पहले नहीं हुई, और इसीलिए हम उसको तसव्वुर में नहीं लाते।
चल ये मैं मोहसिन से आगे इसका जवाब लेता हूँ, लेकिन नाज़रीन छोटी सी ब्रेक के बाद अभी काफ़ी बातें हैं और ये भी मैंने पूछना है कि JUIF खामोश क्यों है, इतने सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं, क्यों उसका जवाब नहीं आ रहा, उसकी बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कल मियाँ साहब की स्पीच किस तरह मुख्तलिफ होगी उनकी पहली 3 स्पीचेस से। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। राजा साहब, मेरी इत्तला ये है कि कल जो मियाँ साहब ने तकरीर करनी है उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, और थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि शायद उसमें इस किस्म की बात मेरी अभी तक जो वहाँ पे बातचीत हो रही है कि वो ये बात करेंगे और एड्रेस करेंगे फ़ौज को भी कि जी पिछले 2-2.5 साल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनका आपसे ताल्लुक़ नहीं है, तो आप उनको कवर ना करें, उनकी पुष्पराई ना करें, और आप उससे पीछे हट जाएं तो फिर हम भी आपकी क्रिटिसिज्म से पीछे हट जाएंगे। तो सॉर्ट ऑफ एक थोड़ी सी बैक पैडलिंग होगी, जो थोड़ा सा रवैया थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि यार आप क्यों सारा नाम लेते हैं इस तरह कर कर आके। तो ये थोड़ा सा कि हम रिस्टोर करना चाहते हैं सैंक्टिटी इंस्टीट्यूशंस की। अगर इस तरह की बात होती है तो क्या फिर ये हम क्या समझें कि आपके बयानिए में प्रैग्मेटिज्म आ रहा है और शायद आपने पार्शली अचीव कर लिया है जो आप करना चाहते थे, कि आपसे बातचीत हो रही है बिहाइंड द सीन्स? अच्छा, ये लाइन कट गई है। I'll ask the same question to शफकत आपसे। अगर ये कल चीज़ आती है तो एक लिहाज से पॉजिटिव नहीं होगा कि एक थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल क्लैश कम हो? देखिए, इंस्टीट्यूशनल क्लैश तो कभी भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन ये कोई मैं नवाज शरीफ को इंस्टीट्यूशन नहीं समझता। मैं नवाज शरीफ को एक मायूस फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन समझता हूँ, और वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी नाअहल हो चुके हैं, सजा भी हो चुकी है, तो इसलिए वो तो एक जंग आमद की उनके ऊपर तारी है। तो मैं इसको इंस्टीट्यूशनल क्लैश नहीं समझता। लेकिन अगर ऐसी बात जो आप कह रहे हैं, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, अगर ऐसी बात होती है तो ये जो इनका बयानिया है उसकी मुकम्मल नफी है कि हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो अगर कोई बिहाइंड द सीन बात है जिसका मुझे इल्म नहीं है, मेरा तो नहीं ख्याल, लेकिन पता नहीं, लेकिन तो इसका मतलब ये है कि ये तो अपने बयानिए की नफी करेंगे। सो मकसद ये है कि ये नवाज शरीफ। लेकिन शफकत एक बात बताएं, जितनी देर मोशन कनेक्ट होते हैं, बिकॉज ये मैंने क्वेश्चन उनसे लिए रखा हुआ था, आप लोग अपोजिशन को क्या संभालेंगे? आपसे तो अपने एलाइज नहीं संभाले जा रहे। अब इस वक्त पंजाब में बुज़दार साहब का और चौधरी बरादरान का सीरियस डिफरेंसेस हैं। अब तो पब्लिक होना शुरू हो गए और उन्हें बड़े खुल के गिले शिकवे किए हैं कि अब जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई और प्राइम मिनिस्टर से गलतफहमियाँ कुछ क्लियर हुई तो उनके लोग अब कहते हैं कि हमें पता चला कि बुज़दार साहब हमारी शिकायतें लगाते थे। तो आप लोग तो अपने इत्तेहादी नहीं चला सकते, तो अपोजिशन कैसे संभालेंगे? देखिए, इत्तेहाद करना जो है सियासत में, मैं अब 30 साल से देख रहा हूँ, मुश्किल काम होता है, ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन उसका टेस्ट एक ही है। ये बाकी तो अफवाहें हैं, किसी ने क्या कहा, किसी ने नहीं किया, क्या नाराज है, क्या खुश है, उसका टेस्ट तो एक ही है। हमारे इत्तेहादी मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं। हमारे इत्तेहादियों के बारे में अगर किसी को शक है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके देख ले, वो हमारे साथ खड़े हैं। बाकी जब भाइयों में भी और फैमिली में भी छोटी मोटी चीज चलती रहती है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी को ये शक है कि हमें वाकई नहीं हम संभाल सकते, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके देख सकते। ये मोहसिन दोबारा कनेक्ट हो गए। मोहसिन, आपका लिंक डाउन हो गया था, उस वक्त मैंने एक सवाल किया था कि मेरी इत्तला ये है कि कल जो खिताब करेंगे नवाज शरीफ साहब, वो एक लिहाज से थोड़ा सा कंसिलिएटरी इस तरह शायद होगा कि मेरी इत्तला के मुताबिक वो बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को और एड्रेस कर रहे हैं डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन को कि ये 2-2.5 साल में इस गवर्नमेंट ने बहुत नालायकियाँ की हैं, बहुत गलत काम किए हैं, आप इन पे पर्दे ना डालें, आप इनके साथ खड़े ना हो, आप साइड पे हो जाएं, तो हम भी इंस्टीट्यूशंस को टारगेट नहीं करेंगे और हम चाहते हैं डिग्निटी रिस्टोर हो, सब कुछ हो। ये एक स्टेप बैक है उस इंतहाई बात से पहले जब कहते थे कि कोई बात नहीं होगी, और नेम एंड शेम पहली बारी हुआ इस मुल्क में जो आप लोग कर रहे थे ऑफिसर्स का नाम लेके।
तो क्या इसका मतलब ये है कि आपकी कोई पार्शली बिहाइंड द सीन कोई सक्सेस आपको मिल गई है, या जो आपका मुद्दा था कि हमसे कोई बात करे वो हो रहा है? और अगर ये स्टेप बैक स्लाइड होता है, ये आपकी पॉलिटिक्स को अफेक्ट नहीं करेगा? देखिए मालिक साहब, जहां तक हमारा ये एक मुतालबा भी रहा है पाकिस्तान के तमाम इदारों से, और तमाम सियासी जमातें वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ अदवार में ये बात ज़रूर करती रही हैं और अपना गिला शिकवा भी जारी रखा है। वो हमारा ज़रा टेन्योर बहुत लंबा है कि हम जिस प्रोसेस में से गुजरे हैं, हमारे जो टाइम पीरियड है वो 4-5 सालों पर मैं समझता हूँ एक्सपैंड हो गया, और बड़ा मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए भी इस प्रोसेस के लिए कि आपकी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस तरह से एक पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूशंस के बारे में गुफ्तगू शुरू हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल अदारों को प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट कराने के लिए या अदारों को प्रोसेस को बेहतर करने के लिए, ट्रांसपेरेंट कराने के लिए, बैलेंस रखने के लिए एक बड़ा बैलेंसिंग रोल प्ले करना चाहिए। और अगर ये होगा तभी लोगों का इलेक्शन के प्रोसेस में, इस डेमोक्रेसी के प्रोसेस में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के प्रोसेस में यकीन रहे। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म प्रोसेस से तो आप लोग खुद अलहदा हो गए हैं, मीटिंग्स आपने नहीं कर रहे, असल जो मुद्दा है उस पर आप बात, पहले आप मीटिंग्स में आ रहे थे, अब आप नहीं आ रहे, वो तो आपने खुद खत्म कर दिया। मालिक साहब, मीटिंग्स पहले दिन से और अब तक मैं आपको बता दूं, चाहे पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग की सूरत-ए-हाल हो, चाहे मुल्क में कोरोना की सूरत-ए-हाल हो, चाहे वो फैटिव से रिलेटेड सूरत-ए-हाल हो, इन तमाम मामलात के बीच में अगर इस मुल्क में नेगोशिएशंस और मीटिंग्स होती रही हैं तो उसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, और गवर्नमेंट जिस तरीके से मीटिंग्स रोकी आपने। लेकिन मुझे एक बताएं, फिर मैंने पटेल साहब के पास जाना है। आप लोगों को, चाहे आप पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो, आप में से कोई अपने लीडर से सवाल नहीं करता, आप सब ने उनको डेमागॉग्स बनाया हुआ है, मैं इसलिए उस बहस में नहीं जाता। लेकिन क्या दूसरों को सवाल करते हैं? कल बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बड़ा सीरियस चार्ज लगा है पीडीएम के चेयरमैन के ऊपर कि उन्होंने अजीत डोवल से मुलाकात की। छोड़े प्रॉपर्टीज का जवाब तो हमें आज तक आपकी लीडरशिप ने भी नहीं दिया, कोई भी अपनी नहीं देता, छोड़ दो उस बात को। क्या पीएमएलएन ने पूछा है मौलाना साहब से कि वो इस बात की वजाहत करें? वो पीडीएम को हेड कर रहे हैं कि उनकी अजीत डोवल से मुलाकात हुई है या नहीं हुई? देखिए मैं मालिक साहब, ये बड़े ऐसे इल्जामात हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर आपने बड़े सही कहा आपने इंट्रो में कि गंडापुर जो है उनकी क्रेडिबिलिटी अपनी जो है वो सबके सामने है, और उनके मुंह से इन अल्फाज की अदायगी के बाद कोई आईब्रोज नहीं, स्टिल इवन देन हैविंग सेड दैट, आपका पूछना बनता है कि आप लोग ने अगर पूछा या पूछेंगे, कोई पीडीएम जवाब देगी? पीडीएम के चेयरमैन पे इल्जाम है। मैं आपको एक बड़ी फ्रैंकली बात बता देता हूँ। मैं आपको मालिक साहब अपनी जाती सोर्स रिपोर्ट मैं अपनी आपको कन्वे करता हूँ, उसके मुताबिक मेरा दुबई में कारोबार, और मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि अगर मेरा आपको दुबई में एक पैसे का भी कारोबार तो मैं सियासत छोड़ दूँ। ये मेरी एक सोर्स रिपोर्ट है, वो छोड़ दे। मैं अभी मैं तो पटेल साहब से पूछ लूँ। पटेल साहब, आप भी मुझे बताएं, क्या मौलाना फजल रहमान को इस बात की वजाहत नहीं देनी चाहिए? क्या बाकी लोगों को, आपके लीडरान को उनसे नहीं पूछना चाहिए जो इस वक्त चेयरमैन बना के बैठे हुए पीडीएम के? जो इल्ज़ाम एक फेडरल मिनिस्टर ने लगाया, फॉरगेट अबाउट इट कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है क्या नहीं है, उन्होंने दावा किया कि जी मैं सबूत भी दूंगा अगर आप इनकार करेंगे, और जो भी है सवाल तो बनता है, क्या पूछना नहीं चाहिए? मौलाना साहब को बताएं आप कि आप इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले कि नहीं? आपने जो पहले बात की कि आप लोग अपने लीडरों से नहीं पूछते, उनके सामने बात नहीं करते, इस उसूल को, इस तासुर को बिल्कुल ज़ायल कर दीजिए मालिक साहब। मैं खुद मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से हमारी मीटिंग्स भी होती हैं और हर मौजू पर हम सवाल भी करते हैं, उनसे जवाब भी आता है, हमसे भी सवाल होता है, हम भी जवाब देते हैं। तो कम से कम हमारे पास ये जो है सर, आप में से किसी ने कभी बात की कोई ना, आप में से किसी ने, कादिर भाई,
आप बाकी पॉलिसी पे बात करते हैं, किसी ने ये नहीं कहा होगा उनको कि सरे पैलेस पे पोजीशन वाजे करें, इन्होंने एवन फील्ड्स पे नहीं कहा होगा, और पीटीआई वालों ने उनकी जायदाद के बारे में नहीं कहते, कोई उनके जाती मामला पे कोई नहीं पूछता लीडर से। मालिक साहब, मैं एक बात बता दूं आपको, हमें उस वक्त पूछना चाहिए जब उन पर मुकदमात ना चल रहे हों, जब पाकिस्तान की अदालतों में उन पर मुकदमात साबित ना होते और हम उनसे सवाल करते हैं। कादिर भाई, वो मुख्तलिफ चीज है, वो मुख्तलिफ चीज है। वो सारे आपका सवाल पूछना बनता है जिसको आप लीडर माने। जब उन पर केस बने हुए हैं, जब उन पर केस बने हुए हैं, उन्होंने अपनी बेकसूरी को बार बार साबित किया। केस तो बहुत बाद में बने हैं सब पे, अदालत ने आपको केस तो बहुत बाद में बने, आप मुजरिम हैं। केस तो बहुत बाद में बने ना, तो आप साबित कर, लंदन ठीक होगा। यूरोप के अंदर, लंदन के अंदर जब लीडर सुने कादिर भाई, जब बाहर जिनकी हमें आप एग्जांपल्स देते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, उन मुल्कों में भी केस नहीं बनता। जब लीडर पे इल्जाम लगता है, उनकी पार्टीज पूछती हैं, उनके लीडर्स जवाब देते हैं पार्लियामान में, अपनी पार्टीज में। वो ये नहीं होता पार्लियामान में खड़े होकर कहेंगे मैं अदालत में कहूंगा, अदालत में कहेंगे मैं पार्लियामान में कहूंगा। जवाब देते हैं। हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अब मेरी बात भी सुन लें। हाँ। अभी मेरी बात भी सुन लेना। आपने लंदन अमेरिका की बात की, हमारे यहाँ क्या पॉलिटिकल केसेस नहीं बनते? गाय भैंस चोरी के केस नहीं बनते? हम पर क्या झूठे केस नहीं बने हुए? हर जगह हर हुकूमत में इस तरह के केसेस बनते हैं। तो क्या हम पूछना, इमरान खान पर एटीसी का केस नहीं बना हुआ? क्या पूछा गया उनसे कि वो दहशतगर्द है? नहीं। आज वो वजीर आजम अभी थोड़े दिनों पहले वो बरी हुए, उन पर और अपने ताहिरुल कादरी साहब पर तो दहशतगर्दी का केस था, तो हम उसको भी मान लें कि उनके लोगों को भी नहीं, उनके लोगों को भी अपने लीडर से फॉरेन फंडिंग पे पूछना चाहिए था, उनसे भी बनी गाला पे पूछना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं कोई भी नहीं पूछता, मैं आपको तो सिंगल आउट कर रहा। बहरहाल मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। आपने अभी तहरीके इंसाफ को इंक्लूड किया। नहीं, मैं शुरू में कहा, मैंने कादिर भाई मैंने पहले भी तीनों को कहा था, मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर हूं, यकीन माने मेरा किसी से कुछ जहां तक अब आप आ जाते हैं मौलाना साहब की तरफ। ठीक है, देखें मैं समझता हूं उन पर पहले नेब की तरफ से एक लेटर इशू हुआ। मौलाना साहब ने एक बयान दिया कि मैं कहीं घेराव करने जा रहा हूं। नेब ने शाम को कहा कि नहीं जी ये गलतफहमी पर मबनी है, हमने ऐसा लेटर इशू नहीं किया था। अब ये गंडापुर साहब ने जो अजीत डोवल वाली स्टोरी लाई है, तो मौलाना साहब इसको कल के अपने जलसे में जरूर क्लियर करेंगे। अगर वो नहीं करते, अवल तो हकीकत बात ये कि इन साहब की इतनी जो है अहमियत या अफादियत नहीं है, लेकिन मौलाना साहब जरूर क्लियर करेंगे और इन साहब को भी सबूत लाने पड़ेंगे। जैसे कि कलमा पढ़ के आफरीदी साहब ने कहा था कि मैं राना सनाउल्लाह के चर्च वाले केस के सबूत लाऊंगा, और कलमा पढ़ के कहा था और आज तक गायब है वो। ठीक, अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद शफकत महमूद साहब से पूछते हैं कि उनके मिनिस्टर्स की क्रेडिबिलिटी इतने बड़े क्वेश्चन मार्क्स क्यों हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। बिल्कुल 2 मिनट है, मैं सबसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा। शफकत आपसे, क्या लाजिम नहीं है आपके वजीर पे, कुलीग पे, कि वो बजाय इसके कहेंगे जी जवाब नहीं करेंगे, हाँ करेंगे, फिर मैं एविडेंस दूंगा, कि वो एविडेंस लाएं रिगार्डलेस मौलाना साहब क्या कहते हैं? इल्ज़ाम इतना बड़ा है, क्या आप लोगों को एविडेंस देना क्यों नहीं चाहिए? मुझे इसके बारे में कोई डाउट नहीं है कि अली अमीन गंडापुर के पास बिल्कुल उसका सबूत होगा। जो उन्होंने बात की है, मेरे जहन में बिल्कुल कोई वहाम नहीं है कि वो उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल है, और वो अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल वो जरूरत तो है, इल्जाम लगा दिया, विदाउट प्रूफ क्यों इल्जाम लगाया? जरूरत तो है, पेश करेंगे, और मुझे यकीन है कि एविडेंस के बगैर वो बात नहीं करेंगे। अच्छा, सेम क्वेश्चन टू मोहसिन, आपको भी 30 सेकंड्स का था साहब आपको। अगर वो एविडेंस दे देते हैं, फिर क्या मौलाना साहब को रहना चाहिए पीडीएम का कायद? दूसरा कोई ठीक है, मैं समझता हूँ अगर वो एविडेंस दे देते हैं और मौलाना साहब ने चीजें डिक्लेयर नहीं की हुई और अजीत डोवल अगर उनके नाम पर बोल रही हो वो चीजें, तो फिर तो मौलाना साहब उसके बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन फिर बात सही है, लेकिन अगर एविडेंस ना दे और एक इल्जाम लगा दिया तो फिर इनको भी स्टेप डाउन करना चाहिए। कादर साहब 10 सेकंड आपकी राय में, अगर अजीत डोवल वाला इल्जाम सच्चा साबित हो तो क्या मौलाना साहब को पीडीएम का रहना चाहिए कायद?
अजीत डोभाल वाला इल्ज़ाम बड़ा सीरियस है। अगर इसको एक क्रेडिबिलिटी ना रखने वाला आदमी इसके सबूत देने में कामयाब हो जाए और वाकई वो सबूत सच्चे साबित हों तो फिर सवाल उठ सकता है कि उन्हें रहना चाहिए नहीं। बहुत शुक्रिया सर, मेरा वक्त खत्म हो गया। कादर भाई बहुत नाज़रीन, इसी पे ख़त्म करूँगा। सीरियस इल्ज़ाम है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को मिलने का मामूली बात नहीं है, शोर में गुम गया है। इस पे सबूत देना होगा फेडरल मिनिस्टर को। अगर वो देते हैं, आई होप कि पीडीएम उनको हटाएगी, और अगर ये सबूत नहीं देते तो फिर चाहिए वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो अपने इस वज़ीर को हटा दें जो इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से उनकी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी मुतासर होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।